Hey guys, welcome back to my channel Smiley Say Classes. I hope guys you all are doing great and your study was also going great. So I hope guys आपको जो अभी तक मैंने जितना चैप्टर कवर करवाया है वो आपको बिल्कुल सही समझ आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है स्माइली सी क्लासेस के नाम से, आपको आईडी मिल जाएगी तो आप वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सो गाइज आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर गाइज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितने भी नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों को रिसीव होती रहे टाइम टू टाइम। एंड ऑल्सो गाइज तो एज यू नो कि हम लोग हमारा चैप्टर कर रहे थे, कौन सा चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला, जिसके अंदर हम लोग हमारा सेक्शन 61 से क्या है जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हमने बिकॉज मेरे पास रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि हमें 61 नंबर सेक्शन से आपको कंटिन्यू करवाओ, तो मैं आपको वहीं से कंटिन्यू करवा रही हूँ। उसके बाद ये जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग के प्रोविजन से वो भी हम कंप्लीट करके चलेंगे। तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। So guys, without wasting our time, let's started our chapter. So guys, first of all I will give you the brief introduction या brief summary what we read in या what I teach you in the लास्ट क्लास। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया इस चैप्टर के अंदर, तो वो मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज दूंगी यहाँ पे। देन उसके बाद जो होगा हम यहाँ पे अपना कंटिन्यू करेंगे। सो देखते हैं, देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे 61 सेक्शन किया था। ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि हम लोग अपनी शेयर कैपिटल के अंदर चेंज कैसे ला सकते हैं, यानी अल्टर कैसे कर सकते हैं, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में हमें पढ़ा। फिर हमने देखा था कि ये 5 वेज है जिनके थ्रू हम लोग अल्ट्रेशन ला सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि जो जो पावर्स देखी थी कंपनी की, यानी पावर के अंदर हमने क्या क्या देखा था, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम को अल्टर कर सकते हैं। और मेमोरेंडम को अल्टर हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऑथराइज कैपिटल को चेंज करके हमारे फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक को कन्वर्ट करके वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स में अंदर हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं शेयर्स को। उसके बाद हमने देखा था उसके अंदर कि हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद हमारी शेयर कैपिटल क्या होगी, वो रिडक्शन नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद हम बताया था हमें रजिस्टर के अंदर फाइल करना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट सारा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी प्रेफरेंशियल राइट हम लोग उसको देंगे, यानी राइट इशू शेयर, यानी सेक्शन 62 हमारे किसके बारे में बताता था, हमें राइट शेयर्स के बारे में बताता था कि हम राइट शेयर कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि राइट शेयर इशू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे, फर्दर शेयर का इशू करने का हम लोग ऑफर लेके आते हैं। तो इस ऑफर के अंदर हमने देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, जो 15 नॉट लेस देन 15 डेज, लेकिन मैक्स टू मैक्स कितना होगा 30 डेज तक ये ऑफर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। कोई भी जो शेयर होल्डर होगा वो अपने राइट को क्या कर सकता है, री अनाउंस कर सकता है या फिर खुद एक्सरसाइज कर सकता है या फिर उसको क्या करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए, हमेशा SR पास करना पड़ेगा कंपनी को। और कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी क्या कर सकती है, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अपने डायरेक्टर को, अपने इम्प्लॉयज़ को और जो अपने क्या होते हैं प्रमोटर्स को, उनको क्या करती है, इशू करती है। और जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसको क्या नहीं कर सकती कंपनी, जो है वो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो क्या कर रही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू कर रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकलवानी पड़ेगी, रजिस्टर वैल्यूअर से। रजिस्टर वैल्यूअर से उसको क्या अपनी काउंट करवानी पड़ेगी, अपनी शेयर की वैल्यू को भी, क्या वैल्यू होगी उसकी शेयर की, मतलब किस नंबर, मतलब किस रेट के ऊपर वो शेयर क्या करेगी, इशू करेगी। तो रजिस्टर वैल्यूअर से उसे क्या करवाना पड़ेगा, वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी लिस्टेड कंपनी होती है उनका तो क्या प्राइस हमें मार्केट से पता चल जाता है कि उनके शेयर का प्राइस कितना है, लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उनके शेयर का प्राइस हमें मार्केट से नहीं पता चलता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ता है। और जो हमें क्या बताता है, कंपनी के शेयर की मतलब क्या प्राइस होना चाहिए वो हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हमें इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, स्पेशल रेजुलेशन चाहिएगा। उसके बाद इम्प्लॉय के अंदर क्या क्या कवर होता है हमने वो देखा था। इम्प्लॉय कौन होते हैं, जो इम्प्लॉय क्या हमारे, या तो कोई भी परमानेंट इम्प्लॉय कौन कौन होते हैं, यहाँ पे हमने देखा था इम्प्लॉय की डेफिनेशन में, यानी या तो हमारे कोई परमानेंट इम्प्लॉय हो गए या फिर कोई हमारे डायरेक्टर हो गए। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होते, हमारे प्रमोटर इंक्लूड नहीं होते हैं और ना ही हमारे क्या होते हैं, ऐसे पर्सन इंक्लूड होते हैं जिनके पास क्या होती है, कंपनी की 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और मोर होती है, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, वो क्या नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था
यहाँ पे हमने एक रूल 12 देखा था। रूल 12 का सब रूल 2 क्या बोलता है, हमें सब रूल बोलते हैं कि आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा ऑफर के साथ। ऑफर के साथ जो ऑफर का नोटिस होगा उसके साथ हमें क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा, हमें बताया जाएगा कि मतलब इस टाइप की सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं, इस रेट पे इशू कर रहे हैं, ये आपको अनाउंस के राइट्स मिलेंगे, तो वो सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो प्राइस डिफाइन होगा वो क्या होगा, फ्रीडमली डिफाइन होगा। और उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आज हमें पढ़ना है कौन सा रूल, आज हमें डिस्कस करके चलेंगे यहाँ पे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, हमारा रूल 12। ठीक है, और इसका सब रूल 6 उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये रूल 12 हमें क्या बोलता है, रूल 12 हमें बोलता है कि अगर शैल मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, यानी कम से कम क्या होना चाहिए, 1 साल तो होना ही होना चाहिए। मान लो कंपनी क्या करती है, 1 जनवरी 2021, ठीक है, 2021 को बोलती है कि हम लोग क्या कर देंगे, आपको ग्रांट कर देंगे ऑप्शंस, ग्रांट कर देंगे हम आपको ईएसओपी। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रही है कि मिनिमम पीरियड, यानी मिनिमम पीरियड क्या होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। तो यानी अब ये जो ये वेस्टिंग करना यानी एक्साइज करना, ठीक है, आप यहाँ पे दूसरा नाम लिख लीजिए, एक्साइज दी ऑप्शन। ठीक है, तो वेस्टिंग करना यानी एक्साइज करना ऑप्शन को। तो यानी अब ये ऑप्शन ऐसे नहीं है कि कंपनी ये नहीं बोलती कि ठीक है हम आपको 6 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद ये ऑप्शन क्या कर देंगे, एक्साइज कर देंगे। नहीं, मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 1 ईयर। यानी यहाँ पे क्या होगा, कंपनी क्या कर सकती है, 31 दिसंबर 2022 और ऑनवर्ड्स। ठीक है, कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 एंड ऑनवर्ड्स कंपनी क्या कर सकती है, इन ऑप्शन को क्या कर सकती है, वेस्ट कर सकती है, एक्साइज कर सकती है। यानी 21 दिसंबर से इनको हम पहले ना क्या नहीं कर सकते, इन ऑप्शन को एक्साइज नहीं करवा सकते, वेस्ट नहीं करवा सकते। यानी मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। उसके बाद देखो, it is provided that in case where the option are granted by a company under employee stock option scheme is lieu of option held by the same person under the employee stock option scheme in another company which shall merge or amalgamated with the first mentioned company, then the period during the option granted by the merging and amalgamate company were held by the him shall be adjusted against the minimum vesting requirement under this clause। देखो ये हमें क्लोज क्या बोलता है, ये क्लोज हमें बोलता है, मान लो कंपनी क्या है हमारे पास, एक तो है एबीसी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी, एंड नाउ द सेकंड वन कंपनीज हमारे पास है, मान लो राम लिमिटेड। ठीक है, हमारे पास ये दो कंपनियां हैं। ठीक है, अब राम लिमिटेड वाले जो थे, ठीक है, राम लिमिटेड ने क्या दिया था, ईएसओपी क्या किया था, दिया हुआ था अपने एम्प्लॉयज़ को। और वो ईओपीएस क्या था, मान लो 2 ईयर के लिए था। और वो स्टार्ट कब से हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था 2021। मैं कोई भी डेट ले लेती हूँ, मैं कोई रैंडम डेट ले रही हूँ, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट क्या है डिस्क्राइब नहीं है, तो मैं रैंडम डेट आपको एग्जाम्पल के लिए एक रैंडम जो डेट है वो दे रही हूँ, आपको लर्न नहीं करना है इस डेट को। ओके, सो उसके बाद क्या होता है, ये कंपनी मान लो अब क्या होता है, 1 अप्रैल को किया, अब कितना आ जाता है, 31 दिसंबर आ जाती है हमारे पास। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 आ गई। और इन लोगों ने क्या किया, जो एबीसी लिमिटेड थी और जो हमारी राम लिमिटेड थी वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, मर्ज होके ये लोग क्या बना लेते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं। कौन सी, राम एंड एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये लोग क्या कर लेते हैं, एक नई कंपनी क्या कर लेते हैं, फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का कितना पीरियड हो गया, यानी जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमारे जो 9 मंथ होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे इस वाले पीरियड के अंदर। यानी जो ये इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन था, तो यहाँ के जितने भी इम्प्लॉय होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो हमारी इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। और अब 9 मंथ क्या हो जाएंगे, इसके अंदर भी काउंट होंगे। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो 9 मंथ है वो यहाँ पे इसमें काउंट हो जाएंगे। अब मान लो अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, अब जो ये हमारी राम एंड एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये क्या करती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान निकालती है। तो ये 9 मंथ जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। मतलब ये हमें ये बात बोली हुई है। ठीक है, सो हम लोग अभी इसके अंदर देखते हैं, आपको लाइनिंग हम लोग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
देखो, employee stock option scheme, issue of option held by the same person under the employee stock option scheme in another company which was merged or amalgamated with the first mentioned company। यानी जो हमारी क्या थी, XYZ कंपनी थी, वो किसके साथ मर्ज हो गई, राम एंड कंपनी। यानी फर्स्ट मेंशन कंपनी थी हमारी XYZ और अनदर कंपनी कौन सी, राम कंपनी, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। देन द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑप्शन ग्रांटेड बाय द मर्जिंग और अमालगमेटिंग कंपनी वर हेल्ड बाय द him shall be adjusted again the minimum vesting period requirement under this clause। तो क्या होगा, जो अब क्या कर रही है, जो हमारी नई कंपनी है वो क्या कर रही है, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लेके आ रही है, तो जो पहले वाला जो 9 मंथ का पीरियड था वो भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। देखो वापस से आपको समझाती हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ये एग्जाम्पल था, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या देखा, जो राम एंड कंपनी थी उसने किया था, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लेके आई थी, वो 2 ईयर के लिए लेके आई थी। 9 मंथ क्या हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कंपनी हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। अगर ये कंपनी क्या हो गई, मर्ज होगी, तो अब क्या होगा, जो राम एंड कंपनी थी, जो राम लिमिटेड थी, वो तो क्या होगी, खत्म हो गई। अब इसका ये क्या हो जाएगी, डिसोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये कंपनी क्या होगी, डिसोल्ड होगी। तो उसके बाद जो हमारे पास अब क्या आएगी, जो राम एंड लिमिटेड एंड ABC कंपनी आ गई, तो अब ये क्या करेगी, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करेगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या करेगी, ऑफर करेगी। तो जो बोला हुआ है, जो ये 9 मंथ एक्सपायर हो चुका है, अब वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर काउंट हो जाएगा। मान लो अब ये कंपनी कहती है कि ठीक है, आपको क्या होंगे, 3 ईयर के हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रहे हैं, यानी 3 ईयर के बाद वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इस 3 ईयर के अंदर क्या होगा, जो 9 मंथ का जो टर्म है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी हम क्या करेंगे, काउंट करके चलेंगे। यानी अब मान लो जो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ था, उनको ये बोला हुआ था कि अगर आप क्या करते हो, कंपनी के अंदर 3 साल रहते हो, कंटिन्यूसली 3 ईयर क्या करते हो, अपनी सर्विस कंपनी को देते हो, तो कंपनी क्या करेगी, आपको 3 ईयर के बाद क्या कर देगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यानी आपको मान लो 100 शेयर देगी। ठीक है, और वो भी क्या रुपये, 20 रुपये में देगी। तो अब जो हमारा 9 मंथ का पीरियड था वो भी इसके अंदर क्या होगा, काउंट होगा। और उसके बाद यानी अब क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अब यानी टोटल 36 मंथ होते हैं। ठीक है, 3 ईयर के अंदर अब क्या होगा, 9 मंथ की सर्विस तो हुआ क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं। तो अब 9 मंथ की सर्विस सर्व करने के बाद अब कंपनी के पास हमारे जो 27 मंथ बचते हैं, अब एम्प्लॉयज़ को क्या होगा, सिर्फ इन 27 मंथ के लिए क्या करनी पड़ेगी, अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, ना कि 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोविज़न है वो हमें यहाँ पे बताया। आई होप गाइस ये आपको प्रोविज़न है वो क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल। चलो, सो नेक्स्ट मूव अवर नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई। लॉक इन पीरियड क्या है, कंपनी खुद फ्रीडम है, मतलब कोई भी लॉक इन पीरियड कंपनी क्या कर सकती है, सेट कर सकती है। यानी 3 ईयर का हमने क्या किया था, हमारे एग्जाम्पल में 3 ईयर का लॉक इन पीरियड सेट किया था, कोई 2 ईयर का कर सकती है, 1 ईयर का, मतलब कोई भी लॉक इन पीरियड सेल कर सकती है, मतलब क्या कर सकती है, ऑप्शन सेट कर सकती है कंपनी। ठीक है, तो जैसे हमने उस एग्जाम्पल में लिया था, तो हमने क्या किया, 3 ईयर सेट किया था। लॉक इन पीरियड यानी कितने पीरियड, लॉक इन पीरियड यानी मतलब वहाँ पे क्या था कि आपको 3 ईयर की क्या करनी पड़ेगी, सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई कंपनी बोल सकती है कि आप 2 ईयर की सर्विस दे सकते हो या 1 ईयर की सर्विस दे सकते हो। तो ये क्या है, हमारा जो सर्विस देने का पीरियड है, या फिर तो ये क्या होता है, हमारा एक लॉक इन पीरियड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड बोलते हैं। तो ये कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, फ्रीडमली खुद से सेट कर सकती है, कोई भी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा क्लोज सी। क्लोज सी क्या बोलता है कि एम्प्लॉय शैल नॉट हैव राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड और वोट। मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता, ना ही तो वो डिविडेंड रिसीव कर सकते और ना ही उनके पास वोटिंग करने का राइट होता है। तो ऑप्शन ग्रांटिंग दैम टू एक्साइजिंग द ऑप्शन। ठीक है, मतलब देखो क्या हुआ, हमने हमारा ये एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ, हमने हमारा जो एग्जाम्पल लिया था, तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है, जो अब देखो जो कंपनी ने क्या दिया था, ऑप्शन कब दिया था, और कंपनी ने ऑप्शन दिया था अपना 1 अप्रैल 2021 को ऑप्शन दिया था। अब मान लो कंपनी क्या कर रही है, मीटिंग बुला रही है। कब मीटिंग बुला रही है, दिसंबर 2022 के अंदर मान लो कोई मीटिंग बुला रही है। तो अब जो हमारे शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, जिनको क्या होगा, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाना है, उनके पास ना तो इस मीटिंग के अंदर राइट करने का हक होगा, क्योंकि इन्हें क्या हुआ, अभी शेयर ग्रांट नहीं हुए, इन्हें क्या दिया, सिर्फ एक ऑफर दिया हुआ है, अभी शेयर ग्रांट नहीं हुए, तो ना तो इनके पास कोई वोटिंग का राइट आएगा इनके पास, तो
इनके पास क्या आता है, कोई भी वोटिंग का राइट नहीं आता, और ना ही इन शेयर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, ये शेयर इशू ही नहीं हुए, तुम शेयर होल्डर बने ही नहीं, तो तुम्हें वोट कैसे करने दिया जाए, तुम्हें डिविडेंड कैसे दिया जाए। तो ये भी क्या है, कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यही बात हमें यहाँ पे बोली हुई है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको क्या है ये राइट दिया, तो उनको कोई भी राइट नहीं है, ना तो डिविडेंड रिसीव करने का राइट है, और ना ही किसी शेयर के ऊपर क्या उन्हें कोई वोट करने का राइट मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो हमारा 5th पॉइंट आता है, देखो अभी तक हमने क्या किया, हमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशू करने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी थी। उसके अंदर हम कंडीशन 1 कवर कर चुके, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। कंडीशन 4 कौन सा था, रूल था हमारा 12 और सबसेक्शन 6, सॉरी रूल सब रूल 6 था। अब हमें कौन सा रूल कवर करना है, रूल 12 सब रूल 8, जो हमें क्या करके चलना है, अब कवर चलना है, जो कौन सा है हमारा 5th पॉइंट भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हुआ है, कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, तो उन सबको रूल को हमें पढ़ने को चलना है। जो ऑप्शन हमने क्या दिया है, एम्प्लॉय को दिया है, वो क्या नहीं हो सकता, ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता। मान लो ठीक है, हमारे पास कंपनी है एक, कौन सी, इन्फोसिस कंपनी, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी, ठीक है, इन्फो मैं शॉर्ट लिख के चल रही हूँ। हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन जो इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, उसके अंदर मान लो क्या है 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन एम्प्लॉयज़ को EOPS दिया, और कहा आप लोग क्या कर सकते हो, 100 शेयर परचेज कर सकते हो एट द रेट ऑफ 90 रुपीज़ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो इनके एम्प्लॉय के नाम थे, किसी का मान लो राम था, श्याम था, ABCDEF, मतलब ठीक, एक मिनट हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। आप क्या मान के चलो, यहाँ पे हम कितने 26 एम्प्लॉय काम करते थे, और उनका नाम क्या था, A to Z उनका नेम था, मतलब एम्प्लॉय ABCDF ऐसे क्या करते थे, 26 एम्प्लॉय काम करते थे। अब क्या होता है कि जब कंपनी ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किए, तो ये सिर्फ जो A to Z हमारे क्या है एम्प्लॉय है, ये क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। यानी ए ऐसे नहीं बोल सकता कि ठीक है मेरा भाई क्या करेगा, परचेज करेगा, या मेरा रिश्तेदार कोई रिलेटिव परचेज करेगा, या फिर क्या होगा, इस शेयर को मेरा कोई पड़ोसी परचेज करेगा, या मेरा कोई फ्रेंड परचेज करेगा। मतलब ये क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है। यानी अगर ए तुम्हें परचेज करना है तो करो, अगर नहीं करना तो मत करो, तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे हमारे क्या होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, तो राइट शेयर को हम क्या कर सकते हैं, री अनाउंस कर सकते हैं। राइट शेयर को हम क्या कर सकते हैं, री अनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है जो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, EOSOP, हम इसको क्या नहीं कर सकते, री अनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसे क्या नहीं कर सकते, री अनाउंस नहीं कर सकते। नाउ अभी हम लाइनिंग कवर करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी ये क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, या फिर हम इनको क्या नहीं कर सकते, री अनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट प्लेस्ड हाइपोथिकेटेड और मोडगेज। ठीक है, तो हम लोग इनको क्या नहीं कर सकते, ना तो हम इन पे प्लेज ले सकते, ना फिर मोडगेज ले सकते। मान लो कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया कि तुम लोग क्या कर सकते हो, जो शो शेयर है वो क्या कर सकते हो, 90 रुपीज़ के परचेज कर सकते हो, यानी 9,000 रुपये के परचेज कर सकते हो। अब मान लो किसी एम्प्लॉय, मान लो एम्प्लॉय कौन है हमारा, एक्स है, उसको ज़रूरत पड़ती है 9,000 रुपये की, और वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि देखो मुझे क्या करना है, ये शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मतलब मान लो शेयर 90 रुपीज़ के नहीं, मान लो यहाँ पे, हाँ ठीक है, शेयर कितने रुपए वाले हैं, 90 रुपीज़ वाला शेयर है, लेकिन एम्प्लॉय को 0 रुपये में क्या है, मिलने वाला है। तो यानी कम एम्प्लॉय को कितने का बेनिफिट होगा, 9,000 रुपये का बेनिफिट होगा। तो ये शेयर यानी ये ऑप्शन वो क्या है, बैंक के पास गिरवी नहीं रख सकता। यानी बैंक के पास इसे शेयर को गिरवी नहीं रख सकता कि बैंक तुम मुझे 9,000 रुपये आज दे दो और तुम उसके बदले में क्या ले लो, ये शेयर रख लो। तो ऐसा नहीं होगा, यानी ना ही तो हम इसको किसी और के पास गिरवी रख सकते हैं, ना ही हम लोग इसका मॉर्गेज कर सकते हैं, हाइपोथिकेशन यानी कुछ भी नहीं कर सकते हम शेयर को। क्या ये, ना ही तो हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही प्लेस कर सकते हैं, हाइपोथिकेशन मॉर्गेज कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट टू क्लोज डी, नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय टू होम द ऑप्शन इज ग्रांटेड इंटाइटल टू एक्साइज द ऑप्शन। यानी ये वही बात बोल रहा है कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी जिस एम्प्लॉय को ये ऑप्शन मिला है, सिर्फ वही जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, उसे एक्साइज करेगा, उसे वेस्ट करेगा, और कोई भी एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकता, उसे एक्साइज नहीं कर सकता।
यानी मान लो यहाँ पे एम्प्लॉई एक्स था, ठीक है, उसको क्या मिला था, ई और पी एस मिला था। तो अब है ना एम्प्लॉई वाई, मतलब मान लो उसी कंपनी का एक क्या है, एक और एम्प्लॉई है वाई, उसको ये ऑप्शन नहीं मिला, तो एक्स अपना ऑप्शन ट्रांसफर नहीं कर सकता किसको, एम्प्लॉई वाई को। तो यही बात यहाँ पे बोली हुई है हमें कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफरेबल होगा, यानी सिर्फ वही पर्सन, वही एम्प्लॉई एक्सरसाइज करेगा जिसको ये ऑप्शन क्या हुआ, इंटाइटल हुआ है, यानी मिला है, ठीक है। नाउ क्लोज डी हमें क्या बोलता है, क्लोज डी हमें क्या बोलता है, क्लोज डी, अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, हमारी किसी एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो उसका लीगल हायरर होगा वो क्या कर सकता है, उसे एक्साइज कर सकता है टिल द डेट ऑफ वेस्टिंग, यानी जो हमारा लीगल हायरर होगा वो क्या कर सकता है, उसको एक्साइज कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ था सिर्फ वही एम्प्लॉय एक्साइज करेगा, उस जो क्या कर सकता है, जिसके पास राइट है, ठीक है। और उसके बाद देखो अब हमें यहाँ क्या बोल दिया, इस इन दोनों पॉइंट का हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिल रहा है। एक्सेप्शन क्या मिल रहा है कि जो हमारा लीगल हायर होगा, यानी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में जो लीगल हायर होता है वो क्या कर सकता है, इन ऑप्शन को एक्साइज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट का एक एक्सेप्शन हो गया। फिर देखते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय हो गया वो क्या है, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, यानी मतलब क्या हो गया, वो मतलब पर फिजिकली इनकेपेबल हो गया, यानी वो चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो ऐसा कुछ हो गया उसके साथ। तो द एम्प्लॉयमेंट ऑल द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम, यानी जब वो एम्प्लॉयमेंट में था, यानी जब वो किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो उसे जो ऑप्शन ग्रांट हुए थे ऑन द डेट ऑफ परमानेंट इनकेपेबल, मतलब शैल वेस्टेड इन हिम ऑन दैट डे, मतलब ये क्या बोल रहा है, देखो हमारा एक एम्प्लॉय था, कौन था, हमारा एक एम्प्लॉय था कौन, जिसका नाम हम लोग लेते हैं, मान लो कोई भी नाम हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ नाम का हमारा एक एम्प्लॉय था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, कंपनी ने उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया था, कितने साल का दिया था, 2 ईयर को दिया था। और जो वेस्ट कब होता है, यानी जो एक्साइज कब होता, वो एक्साइज होता मई, यानी 31 मई 2022 को वो क्या होता है, एक्साइज होता। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो हमारा एम्प्लॉय था कौन, सिद्धार्थ, मैं इसको एस लिख ली, जो हमारा एम्प्लॉय था सिद्धार्थ, वो क्या हो जाता है 31 जनवरी 2022 को क्या हो जाता है, इनकैपेबल हो जाता है, यानी या तो उसे दिखना बंद हो जाता है, मतलब वो काम नहीं कर सकता अब, ठीक है। नोट, मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो काम कर सके। तो अब जो ये ऑप्शन था जो कब वेस्ट होने वाला था, 20 जो वेस्ट होने वाला था 31 मई 2022 को, तो अब वो ऑप्शन कब वेस्ट हो जाएगा, यानी 31 जन 2022 को ही वेस्ट हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, इनकैपेबल, जिस दिन वो इनकैपेबल हुआ था उस दिन से ही वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे। यानी अब वो क्या होगा, आगे कंटिन्यू कर नहीं कर सकता, यानी आगे एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकता वो, तो इसलिए क्या होगा, जो जब वो इनकैपेबल हुआ उसी डेट से क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएंगे। यानी सिद्धार्थ को ये ऑप्शन क्या होंगे, 31 जैन को ही मिल जाएंगे रादर देन 31 मई के। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो लाइनिंग हम लोग इसकी और क्लियर कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखो कोई भी परमानेंट इनकैपेबल हो जाता है या इनकैपेसिटी आ जाती है, तो क्या होगा, परमानेंट इंसेप्शन की डेट से क्या हो जाएंगे, वो ऑप्शन सेल सेल यानी कंपलसरी वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे ऑन दैट डे। दैट डे का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी जिस दिन वो इनकैपेबल हुआ है उस डेट से वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखो, इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल द ऑप्शन नॉट वेस्टेड इन एम्प्लॉयज ऑल द डेट्स shall expire, however the employee can exercise the option granted to him are wasted within the period specified on behalf subject to the term and condition under the scheme granted the option approved by the board। देखो आपको इसके अंदर क्या बोला हुआ है, मान लो कंपनी ने ये ऑप्शन दिया था कि आप एम्प्लॉय हमारी कंपनी के साथ क्या करो, काम करो, कितने साल तक, 3 साल तक, 3 साल की हमें क्या दो, आप लोग सर्विस दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देंगे आपको, 1000 शेयर दे देंगे, किसके अंदर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर आपको 1000 शेयर दे देंगे। अगर किसी एम्प्लॉय ने क्या किया, फर्दर फर्दर 1 ईयर और काम किया, तो हम लोग उसको क्या होंगे, मान लो 100 शेयर और दे देंगे, ठीक है, 100 शेयर और दे देंगे। उसके बाद बोलते हैं अगर उसके बाद फर्दर किसी ने क्या किया, टू
ईयर और काम किया, ठीक है, हम लोग उसको क्या दे देंगे, 500 शेयर्स दे देंगे, ऐसा कंपनी ने बोला हुआ है। अब मान लो कि किसी ने क्या किया, कोई भी एम्प्लॉय था, मान लो हमारा एम्प्लॉय था राम, हमारा एम्प्लॉय कौन था, राम, ठीक है, हमारा एम्प्लॉय था राम, उसने क्या किया, 3 साल की तो सर्विस प्रोवाइड करवा दी, उसने क्या करी, 3 ईयर की सर्विस दे दी कंपनी को। तो अब उसको क्या हो जाएंगे, 1000 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि अब उसने क्या किया, 1 साल की सर्विस और दे दी तो उसे 100 और मिल गए। अब क्या करता है वो, यहाँ पे क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। यानी अगर वो अपना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है तो उसे क्या होंगे, सिर्फ 1100 शेयर मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाले जो 500 शेयर है वो उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने क्या नहीं किया, 2 ईयर की सर्विस नहीं दी। तो अब आप इसको लाइनिंग के साथ क्या करो, रिलेट करो, ये लाइनिंग हमें क्या बोलना चाह रही है। देखो, अगर हम लोग क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं या फिर टर्मिनेट कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट से, तो ऑल द ऑप्शन नॉट वेस्टेड एट द एम्प्लॉयमेंट ऑन डेट सेल एक्सपायर, यानी जो ऑप्शन क्या हुए थे, वेस्ट नहीं हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। यानी जो हमारे 5000 शेयर थे, सॉरी 500 जो शेयर थे, जो क्या हो गए, फर्दर 2 ईयर की सर्विस देने पे मिल रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। हाउ एवर द एम्प्लॉय कैन एक्साइज द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम वेस्टेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड ऑन बिहाफ, यानी जो पीरियड स्पेसिफाइड था उसके अंदर जो सर्विस दिया है उसने, उस शेयर के लिए वो क्या कर सकता है, उनको एक्साइज कर सकता है। यानी जो 1000 शेयर थे और जो 100 शेयर थे वो उनको क्या कर सकता है, एक्साइज कर सकता है, ग्रांट करवा सकता है। तो ये बात जो है हमें क्लोज एफ बोलता है। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। रूल 12 सब रूल 8। नाउ अभी तक देखो हमें क्या थी, हम लोग डिस्कस करते थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को क्या करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए उसकी क्या प्रोसेस थी। प्रोसेस के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट के बाद हमारे पास देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी तक, हम लोग क्या कर रहे थे, हमें ऑफर यानी कंपनी क्या कर सकती है, अपनी शेयर कैपिटल को कैसे एक्साइज कर सकती है, तो उसका हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, ऑफर ऑफ इशू ऑफ फर्दर शेयर, यानी फर्दर शेयर हम कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। तो फर्दर शेयर इशू करने के लिए हमने ये सारी प्रोसेस देख के चल रहे हैं कि हम लोग इसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं, हम लोग राइट शेयर्स दे सकते हैं, तो वो सारी उनकी कंडीशंस हमने क्या डिस्कस करके चल ली। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है, डिस्पैच ऑफ नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यानी फर्स्ट के अंदर क्या बताया कि हम क्या करेंगे, फर्दर शेयर इशू करने का प्लान कर रहे हैं, फर्दर शेयर इशू करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम फर्दर शेयर इशू करने का नोटिस किसको देंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है। तो सेक्शन 62 सब सेक्शन 2 रिक्वायर दैट द नोटिस रेफर्ड इन सब सेक्शन क्लोज 1 ऑफ क्लोज ए सब सेक्शन 1 शैल बी डिस्पैच थ्रू द रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिकल मोड, कोरियर और एनी अदर मोड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विद इन द 30 days, लिस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। देखो अब क्या बोल रहा है, ये जो लाइन सेकंड पॉइंट है वो हमें क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट हमें बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपनी जो राइट शेयर दे रही है किसी को, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रही है, तो वो क्या करेगी, इसका नोटिस देगी। नोटिस किसे देगी, हमारे शेयर होल्डर्स को या फिर हमारे ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इन सबको क्या देगी, वो नोटिस देगी। तो नोटिस क्या होगा, एटलीस्ट 3 days बिफोर देना चाहिए। ये ऑफर स्टार्ट होने के 3 days बिफोर, यानी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 days बिफोर, ऑफर स्टार्ट होने के 3 दिन पहले क्या होगा, देना पड़ेगा। कैसे कैसे दे सकती है, वो क्या कर सकती है, पोस्ट के थ्रू भेज सकती है, या फिर कुरियर लगवा सकती है, इलेक्ट्रॉनिकल मोड यानी मेल ईमेल के थ्रू भेज सकती है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू क्या कर सकती है, वो भेज सकती है। तो ये क्या होगा कि कंपनी नोटिस को कैसे डिस्पैच करेगी, तो वो प्रोविज़न हमें यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद हमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। देखो ये एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, सेक्शन 62 shall not apply to the company increase or subscribe capital of the company by excising an option attached to the debenture issued or loan raised by the company to convert the such debenture loan into the share of the company. It is provided that the term issue of the such debenture or loan containing the option have been approved before the debenture raising the loan special legislation passed by the company in general meeting। देखो ये हमें क्या बोल रहा है, जो हमारा एक्सेप्शन है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास डिबेंचर है, ठीक है, या फिर हमने किसी से लोन लिया हुआ है, हम उनको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किस में,
शेयर में। जैसे आपने पढ़ा होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं हमारे पास, कौन से कन्वर्टेबल डिबेंचर, या फिर हमने क्या लोन लेते टाइम हमें टर्म एंड कंडीशन के अंदर लिखा था कि बाद में हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किसी में भी, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लोन या डिबेंचर को किसके अंदर, शेयर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी राइट शेयर से रिलेटेड जो प्रोसेस थी, या फिर जो हमारी प्रोसेस थी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से, तो वो सारी की सारी जो सेक्शन 62 के अंदर हमने डिस्कस करी थी, वो क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर अप्लाई नहीं होगा। इन दिस सिचुएशन सेक्शन जो हमारा 62 है नॉट अप्लाई, ठीक है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ मूव अहेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोविजन आता है वो आता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर लोन इनटू शेयर, ठीक है। ये तो हमें एक्सेप्शन बता दिया कि ये जो प्रोसेस थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो क्या होगी, अप्लाई नहीं होगी। अब बता रहा है कि अगर हम डिवेंचर या लोन को क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं शेयर के अंदर, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे डिबेंचर है लोन है उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं शेयर के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ता है कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर। सो देखते हैं, देखो एक बात देखो, अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ कुछ। देखो अगर हमारे पास क्या है, डिबेंचर है जो क्या है कन्वर्टेबल है, ठीक है। अगर हम उनको शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तब तो हमें क्या होगा, स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। और अगर हमारे अदर देन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ठीक है, और हम उनको क्या कर रहे हैं, शेयर्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें एसआर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम क्या कर रहे हैं, लोन है कोई हमारा, ठीक है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये क्या होंगे, कन्वर्टेबल होंगे, किसके अंदर, शेयर के अंदर। ये लोन क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा शेयर के अंदर। तो इस केस के अंदर क्या होगा, लोन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, शेयर के अंदर, तो हमें एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्या होता है, लोन है और जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये कन्वर्टेबल नहीं बताया हुआ, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये क्या है, नॉन कन्वर्टेबल है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, शेयर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन है वो जनरल मीटिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ये जनरल मीटिंग क्या हो सकती है, एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकती है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आई होप गाइस सबको ये प्रोविज़न क्लियर हुआ होगा। लेट्स अभी हम देख लेते हैं इस प्रोविज़न को। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 62 subsection 4 where the debenture have issued or loan has been obtained from government by a company, ठीक है, क्या किया है, for from any government by a company and a government consider it necessary in public interest, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, डिबेंचर इशू करे हुए हैं और हमने क्या किया हुआ है, लोन है, वो किसको इशू किया हुआ है, एक गवर्नमेंट कंपनी को इशू किया हुआ है। और गवर्नमेंट कंपनी को ऐसे लगता है, यानी गवर्नमेंट कंट्री को ऐसे लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या है, ज़रूरी है कि जो ये डिबेंचर है और ये लोन है इनको क्या कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए, शेयर के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो कंपनी ऑन सच टर्म एंड कंडीशन अपेयर टू द गवर्नमेंट to be reason in circumstances case term issue the debenture raising such loan not including the providing the option of conversion, ठीक है। देखो अगर क्या लगता है, गवर्नमेंट कंपनी को लगता है कि जो भी कंपनी ने लोन ले रखा है, जो भी कंपनी ने क्या लिखा है, लोन ले रखा है या फिर डिबेंचर ले रखा है, उनको क्या कर देना चाहिए, शेयर के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो जो हमारी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन शेयर्स को क्या करवाएगी, कन्वर्ट करवाएगी, उसको जो हमारे लोन है डिबेंचर है उनको क्या कन्वर्ट करवाएगी, शेयर के अंदर कन्वर्ट करवाएगी। अगर ठीक है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी कन्वर्जन की वो कौन बताएगा, हमारी गवर्नमेंट बताएगी। अगर अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, अगर टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट ने बताई है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं लगती, यानी हमारी कंपनी बोलती है नहीं नहीं ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, हम तो नहीं मानते। अगर कंपनी इन कंडीशन यानी जो गवर्नमेंट ने, जो हमारी सीजी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन बताई है, अगर कंपनी उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं होती है, कंपनी को लगता है कि नहीं ऐसी प्रोविज़न नहीं होनी चाहिए, तो विद इन 60 डेज
वो क्या कर सकती है, अपील कर सकती है किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास। आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड गवर्नमेंट पास द सच ऑर्डर एज मे डिम फिट। यानी क्या हुआ, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल दिया कंपनी को कि तुम क्या करो, ये टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अपने लोन और डिबेंचर को क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, किसमें, शेयर में कन्वर्ट कर लो। कंपनी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, 60 डेज के अंदर अंदर 60 डेज के अंदर अंदर क्या करेगी, ट्रिब्यूनल के पास क्या लगा देगी, एप्लीकेशन लगा देगी। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल कौन सा है, हमारा एनसीएलटी यानी कंपनी नेशनल लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल। तो उसके पास क्या कर सकता है, 60 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन डाल देगी, और जो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, कंपनी की बातें भी सुनेगी और गवर्नमेंट की बातें सुनेगी, दोनों की बातें सुन के कंपनी जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर पास कर देगी जो उसे क्या लगता है, सही लगता है, यानी एज डिम्स फिट, यानी जो हमारी ट्रिब्यूनल को सही लगता है वो ऑर्डर क्या कर देगी, ट्रिब्यूनल पास कर देगी। नाउ कंसिडरेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ कन्वर्जन बाय द गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट कंपनी बताएगी, डिटरमाइनिंग द टर्म एंड कन्वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट शैल हैव ड्यू रिगार्ड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी क्या देखेगी, कंपनी जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। issue of debenture loan in the case may be rate of interest payable debenture loan such other matter as may be prescribed। यानी टर्म्स और कंडीशन डिफाइन करते टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या क्या देखेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखेगी, देखेगी कि डिबेंचर्स के ऊपर या जो हमारा लोन था उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या था, रीपेमेंट की टर्म्स क्या थी, तो उन सारी कंडीशन को देखने के बाद क्या करेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करेगी। If required, memorandum need to be altered to accommodate it increasing the share capital। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो हमारे अगर मेमोरेंडम को भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो वो अभी हम करके चलेंगे। यानी सेक्शन 662 सब सेक्शन 6 हमें क्या बताता है, वेयर द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर टू मेड सब सेक्शन 4, यानी 4 के अंदर गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर किया है कि डिबेंचर और लोन को क्या कर दो, आप ट्रांसफर कर दो, कन्वर्ट कर दो शेयर के अंदर। वेयर नो अपील हैज़ बिन प्रोफर ट्रिब्यूनल, अगर कोई भी अपील हमने 60 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं दी है तो हम लोग क्या कर देंगे, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उनको क्या कर देंगे, अल्टर कर देंगे, और अल्टर होने के बाद तो हमारी ऑथराइज कैपिटल अगर इंक्रीज करनी पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, वो भी इंक्रीज करेंगे। मान लो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी कितनी, 10 करोड़ थी, और कंपनी ने क्या कर रखी है, ऑलरेडी 10 करोड़ कैपिटल क्या कर रखी है, इशू कर रखी है, तो अब कंपनी क्या होगा, और कैपिटल इशू नहीं कर सकती। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, क्या कर दिया कि अपने अपने लोन और डिबेंचर को क्या करो, कैपिटल के अंदर यानी शेयर के अंदर कन्वर्ट करो। यानी मान लो 2 करोड़ के हमारी लोन और डिबेंचर है, अब हमें उनको कन्वर्ट किस में करना है, शेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो ये 2 करोड़ के जो डिबेंचर है, तो अब ऑथराइज कैपिटल को कंपनी को कहाँ तक इंक्रीज करना पड़ेगा, 12 करोड़ को तक इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी कंपनी क्या कर पाएगी, जो 2 करोड़ के जो डिबेंचर थे उनको क्या कन्वर्ट कर पाएगी, शेयर के अंदर कन्वर्ट कर पाएगी। तो जो हमारा सेक्शन 6 है, कौन सा सेक्शन, सब सेक्शन 6 सॉरी, सब सेक्शन 6 क्या बोलता है, तो अगर कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने मेमोरेंडम को अल्टर करना पड़ता है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने मेमोरेंडम को भी अल्टर करके चलेगी। उसके बाद आता है कंपनी, एक एग्जांपल अपने को दिया हुआ है वो हम यहाँ पे कवर करके चलते हैं। ए कंपनी लिस्टेड एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंटेंडेड टू ऑफर इट्स न्यू शेयर टू द नॉन मेंबर, यानी नॉन मेंबर जो कंपनी के मेंबर नहीं है उनको कंपनी क्या करना चाह रही है, न्यू शेयर इशू करना चाह रही है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कंसिडरिंग ऑफर इज इनवैलिड। देखो मैं आप पहले आपको एक प्रोविजन बता देती हूँ, उसके बाद ये एग्जाम्पल आप खुद ही कर लेना। ठीक है, देखो कोई भी कंपनी होती है, अगर सेम क्लास ऑफ शेयर, सेम क्लास ऑफ शेयर्स अगर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी पहले ऑफर किसको देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देगी। किसको देगी, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफर देना पड़ता है। ठीक है, और अगर कंपनी क्या कर रही है, अगर कोई अनदर क्लास ऑफ कंपनी यानी अनदर क्लास ऑफ शेयर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, तो वो क्या कर सकती है, न्यू मेंबर को भी इशू कर सकती है। एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करना क्या नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। तो ठीक है, अब एग्जिस्टिंग मेंबर को क्या करना जरूरी नहीं होता। तो अब देखो हमारे इस कंडीशन के इस एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिमिटेड के अंदर क्या कर रही है, एक नई शेयर इशू कर रही है, किसको, न्यू मेंबर को, यानी नॉन मेंबर को, जो कि अब एग्जिस्टिंग मेंबर नहीं है। तो एग्जिस्टिंग जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो नया ऑफर है वो क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है,
कंपनी क्या कर रही है, सेक्शन का कॉन्ट्रावेंट कर रही है कि क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना प्रोवाइड करवा के क्या कर रही है, नए शेयर होल्डर को प्रोवाइड करवा रही है। तो अब इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि कंपनी क्या है, प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कंपनी नॉट प्रोहिबिटेड, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो क्या कर सके, नए ऑफर को, जो नए शेयर्स के ऑफर कर रही है वो क्या है, नॉन मेंबर को नहीं कर सकती, वो क्या कर सकती है, नॉन मेंबर को भी कर सकती है। कंपनी ने कोई भी प्रोहिबिशन नहीं किया है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाएं गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड ऑलवेज कीप स्माइल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर गाइस, बाय बाय।